जय श्री राम। नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में। इस चैनल पे केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट सीरीज चलाया जाता है और एनसीईआरटी का पैटर्न पे। सीटीईटी साइंस पेडागोजी 2050 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें शामिल। सीटीईटी परीक्षा में अब तक पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, सभी यूनिक प्रश्न, एक भी दोहराव नहीं, परीक्षा और के लेवल में ट्रेड के अनुसार। ठीक, चलिए उत्तर सहित। चलिए चलिए पढ़ा जाए। पहला नंबर क्वेश्चन को पढ़ा जाए। चलिए, विज्ञान शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? विज्ञान शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए? वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समझ विकसित करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समझ विकसित करना, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन। विज्ञान की कक्षा में बच्चों को किस रूप में देखना अधिक उपयुक्त है? विज्ञान की कक्षा में बच्चों को किस रूप में देखना अधिक उपयुक्त है? सक्रिय ज्ञान निर्माता, सक्रिय ज्ञान निर्माता, सक्रिय ज्ञान निर्माता। विज्ञान सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? विज्ञान सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? अवलोकन, गतिविधि, प्रश्न और प्रयोग। अवलोकन, गतिविधि, प्रश्न और प्रयोग। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। विज्ञान शिक्षण को बच्चों के लिए अर्थपूर्ण बनाने के लिए शिक्षक को। विज्ञान शिक्षण को बच्चों के लिए अर्थपूर्ण बनाने के लिए शिक्षक को बच्चों के पूर्व अनुभवों से जोड़ना चाहिए। बच्चों के पूर्व अनुभवों से जोड़ना चाहिए। आइए 5 नंबर। विज्ञान में जानना सबसे बेहतर किस प्रक्रिया से विकसित होता है? विज्ञान में जानना सबसे बेहतर किस प्रक्रिया से विकसित होता है? कि नहीं, सॉरी, ये वाला अनुभव और खोज, अनुभव और खोज से, अनुभव और खोज से, अनुभव और खोज से। आइए 6 नंबर क्वेश्चन पे। चलिए, विज्ञान शिक्षण में जिज्ञासा का क्या महत्व है? विज्ञान शिक्षण में जिज्ञासा का क्या महत्व है? क्या महत्व है? यह सीखने की प्रक्रिया को प्रेरित करती है, यह सीखने की प्रक्रिया को प्रेरित करती है। चलिए ठीक है। आइए 7 नंबर। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रमुख गुण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रमुख गुण है प्रश्न पूछना और प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालना। प्रश्न पूछना और प्रमाण के आधार पर निष्कर्ष निकालना। आइए 8 नंबर। विज्ञान की कक्षा में गलती को शिक्षक को, विज्ञान की कक्षा में गलती को शिक्षक को सीखने के अवसर के रूप में लेना चाहिए। सीखने के अवसर के रूप में लेना चाहिए। विज्ञान शिक्षण में बच्चों के प्रश्न, विज्ञान शिक्षण में बच्चों के प्रश्न सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। विज्ञान शिक्षण का सर्वोत्तम वातावरण वह है जिसमें, विज्ञान शिक्षण का सर्वोत्तम वातावरण वह है जिसमें बच्चे प्रश्न चर्चा और प्रयोग करते हैं। ठीक, आइए 11 नंबर पर डायरेक्ट। विज्ञान को केवल तथ्यों का संग्रह मानना, विज्ञान को केवल तथ्यों का संग्रह मानना विज्ञान की प्रकृति की अधूरी समझ है। विज्ञान की प्रकृति की अधूरी समझ है। वैज्ञानिक ज्ञान नए प्रमाण मिलने पर संशोधित हो सकता है। नए प्रमाण मिलने पर संशोधित हो सकता है। विज्ञान में प्रमाण का महत्व क्यों है? विज्ञान में प्रमाण का महत्व क्यों है? दावों की जांच और समर्थन के लिए, दावों की जांच और समर्थन के लिए। वैज्ञानिक प्रक्रिया में सबसे उपयुक्त क्रम कौन सा है? वैज्ञानिक प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण सबसे उपयुक्त क्रम कौन सा है? प्रश्न, जांच, अन्वेषण, प्रमाण, निष्कर्ष। प्रश्न, जांच, अन्वेषण, प्रमाण, निष्कर्ष। ये 15 नंबर। विज्ञान में अवलोकन का अर्थ है, विज्ञान में अवलोकन का अर्थ है व्यवस्थित रूप से घटना का निरीक्षण और जानकारी एकत्र करना। व्यवस्थित रूप से घटना का निरीक्षण और जानकारी एकत्र करना।
आइए 16 नंबर पे, विज्ञान में परिकल्पना। विज्ञान में परिकल्पना, विज्ञान में परिकल्पना क्या है? विज्ञान में परिकल्पना क्या है? जांच योग संभावित व्याख्या, जांच योग संभावित व्याख्या। वैज्ञानिक निष्कर्ष, वैज्ञानिक निष्कर्ष किस पर आधारित होना चाहिए? वैज्ञानिक निष्कर्ष किस पर आधारित होना चाहिए? प्रमाण और तार्किक विश्लेषण, प्रमाण और तार्किक विश्लेषण, तार्किक विश्लेषण। विज्ञान की प्रकृति, विज्ञान की प्रकृति समझाने के लिए शिक्षक को, विज्ञान की प्रकृति समझाने के लिए शिक्षक को वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया पर चर्चा चर्चा करनी चाहिए। वैज्ञानिक खोज की प्रक्रिया पर चर्चा करनी चाहिए। विज्ञान में प्रश्न पूछना, विज्ञान में प्रश्न पूछना वैज्ञानिक सोच का हिस्सा है, वैज्ञानिक सोच का हिस्सा है। विज्ञान में क्या बोला? विज्ञान में प्रमाण का मूल्यांकन किस प्रकार होना चाहिए? विज्ञान में प्रमाण का मूल्यांकन किस प्रकार होना चाहिए? तार्किक और व्यवस्थित ढंग से, तार्किक और व्यवस्थित ढंग से। आइए किस नंबर पे क्या बोल रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल दृष्टिकोण में बच्चा ज्ञान को कैसे प्राप्त करता है? दृष्टिकोण में बच्चा ज्ञान को कैसे प्राप्त कर सकता है? अपने अनुभवों के आधार पर स्वयं निर्माण करके, अपने अनुभवों के आधार पर स्वयं निर्माण करके। कॉन्स्टिट्यूट क्या है? विजिट कक्षा में, ठीक है। शिक्षक की भूमिका होती है, शिक्षक की भूमिका होती है मार्गदर्शक एवं सहयोगी की, मार्गदर्शक मार्ग मार्गदर्शक एवं सहयोगी की, ठीक है। यदि बच्चा किसी वैज्ञानिक अवधारणा के बारे में गलत विचार कर रखता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि बच्चा किसी वैज्ञानिक अवधारणा के बारे में गलत विचार रखता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसके विचार को समझकर उचित अनुभवों से सीख विकसित करना चाहिए, सीख विकसित करना चाहिए। बच्चों की पूर्व अवधारणाओं को जानना क्यों आवश्यक है? बच्चों की पूर्व अवधारणा को जानना क्यों आवश्यक है? ताकि नए ज्ञान को उनके मौजूदा ज्ञान से जोड़ा जा सके, ताकि नए ज्ञान को उनके मौजूदा ज्ञान से जोड़ा जा सके। कॉन्स्टिट्यूटिविज्म में सीखना किस प्रकार का होता है? किस प्रकार होता है? किस प्रकार होता है? विद्यार्थी और केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित। आइए 26 नंबर। एक बच्चा कहता है कि भारी वस्तु हल्की वस्तु से हमेशा तेजी से गिरता है, शिक्षक की पहली कार्रवाई क्या होनी चाहिए? एक बच्चा कहता है कि भारी वस्तु हल्की वस्तु से हमेशा तेजी से गिरती है, शिक्षक की पहली कार्रवाई क्या होनी चाहिए? बच्चे की सोच समझकर जांच योग्य गतिविधि करना, गतिविधि करना, गतिविधि करना। कॉन्सेप्चुअल चेंज का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? बच्चे की मौजूदा अवधारणा में प्रमाण के आधार पर परिवर्तन, बच्चों की मौजूदा अवधारणा में प्रमाण के आधार पर परिवर्तन। कॉन्स्टिट्यूटिव कक्षा में चर्चा का उद्देश्य होता है। कॉन्स्टिट्यूटिव कक्षा में चर्चा का उद्देश्य होता है विचारों की तुलना और बेहतर समझ विकसित करना, विचारों की तुलना और बेहतर समझ विकसित करना। आइए 29 नंबर। बच्चों के अनुभवों को विज्ञान से जोड़ना, बच्चों के अनुभवों को विज्ञान से जोड़ना। कॉन्स्टिट्यूटिव शिक्षक को मजबूत करना, शिक्षण को मजबूत करना। बच्चों के गलत उत्तरों के से शिक्षक को क्या मिलता है? बच्चों के गलत उत्तर से शिक्षक को क्या मिलता है? उनके सोचने के तरीके की जानकारी, उनके सोचने के तरीके की जानकारी। आइए 31 नंबर पे। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में मुख्य जोर किस पर होता है? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में मुख्य जोर किस पर होता है? बच्चों द्वारा प्रश्न खोज, प्रमाण और निष्कर्ष पर, बच्चों द्वारा प्रश्न खोज, प्रमाण और निष्कर्ष पर। निम्न में से कौन सा प्रश्न इंक्वायरी ओरिएंट है? निम्न में से कौन सा प्रश्न इंक्वायरी ओरिएंट है? किन परिस्थितियों में वाष्पीकरण की दर बढ़ती है? किन
पारिस्थितिकियों में वाष्पीकरण की दर बढ़ती है और हम इसे कैसे जांच सकेंगे? इंक्वायरी प्रक्रिया में सबसे पहला कदम क्या होता है? इंक्वायरी प्रक्रिया में सबसे पहला कदम क्या होता है? प्रश्न या समस्या की पहचान। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? उपयुक्त प्रश्न और संसाधन उपलब्ध कराना तथा मार्गदर्शन देना। इंक्वायरी का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या है? वैज्ञानिक सोच और समस्या समाधान क्षमता विकसित करना। विकसित करना। देखिए क्या है लिखा हुआ है, बच्चों की जिज्ञासा और उत्कृष्टता बढ़ती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तर्क शक्ति विकसित होती है, सीखना भावनात्मक और अर्थपूर्ण बनता है, समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण करते हैं। आइए 36 नंबर। यदि विद्यार्थी पौधे की वृद्धि की जांच करना चाहते हैं तो सबसे वैज्ञानिक तरीका क्या होता है? चार निर्धारित करके व्यवस्थित अवलोकन प्रयोग करना। इंक्वायरी में डेटा का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? इंक्वायरी में डेटा क्यों? ठीक है, इंक्वायरी में डाटा का उपयोग क्यों होता है? यह प्रमाण प्रदान करता है। इंक्वायरी में ओपन क्वेश्चन का क्या लाभ है? ओपन क्वेश्चन का लाभ क्या है? विभिन्न तर्कपूर्ण उत्तरों की संभावना बढ़ती है। वैज्ञानिक अन्वेषण में निष्कर्ष निकालने से पहले क्या करना आवश्यक है? परमाणु का विश्लेषण करना। इंक्वायरी का उद्देश्य केवल प्रयोग कराना नहीं है, बल्कि क्या है? इंक्वायरी का उद्देश्य केवल प्रयोग कराना नहीं है, बल्कि प्रमाण के आधार पर सोच विकसित करना। आइए 41 नंबर। विज्ञान शिक्षण में प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षण में प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? अवधारणाओं की जांच और अनुभव के माध्यम से सीखना। अवधारणाओं की जांच और जो जांच की अनुभव के माध्यम से सीखना। केवल समय पूरा मतलब बिन बने सर जाएगा। ठीक, प्रयोग शुरू करने से पहले शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए? उद्देश्य, सामग्री और प्रक्रिया स्पष्ट करनी चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड विज्ञान शिक्षक की प्रमुख विशेषता क्या? एक्टिविटी बेस्ड प्रमुख शिक्षण की विशेषता है बच्चों की सक्रिय। ठीक है, चलिए 44। यदि महंगी प्रयोगशाला उपलब्ध न हो तो शिक्षक को स्थानीय एवं कम लागत की सामग्री का उपयोग करनी चाहिए। प्रयोग में नियंत्रण चर रखने का उद्देश्य क्या है? प्रयोग में नियंत्रण चर रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तुलना को अधिक विश्वसनीय बनाना। ठीक है, देख लीजिए मुख्य बात। ठीक है।
चलिए देख लियो कितना नंबर क्वेश्चन हो गया 45। हाँ ये 46 नंबर। प्रयोग के दौरान बच्चों को क्या करना चाहिए? अवलोकन करना चाहिए। हो गया है ना? 50 हो गया। चलिए 51 के पास। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या है? एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार क्या है? अनुभव करना और उस पर चिंतन करना। अनुभव करना और उस पर चिंतन करना। विज्ञान में फील्ड विजिट का प्रमुख लाभ क्या है? विज्ञान में फील्ड विजिट का प्रमुख प्रमुख लाभ क्या है? वास्तविक वातावरण का अवलोकन और अनुभव। वास्तविक वातावरण का अवलोकन और अनुभव। विज्ञान शिक्षण में स्थानीय पर्यावरण का अध्ययन क्यों महत्व है? विज्ञान शिक्षण में स्थानीय पर्यावरण का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? यह बच्चों के अनुभवों से जोड़ता है। यह बच्चों के अनुभवों से जोड़ता है। बच्चों को अपने आसपास की घटनाओं पर प्रश्न पूछने देना किसे बढ़ावा देता है? किसे बढ़ावा देता है? वैज्ञानिक जिज्ञासा और सोचने की क्षमता। वैज्ञानिक जिज्ञासा और सोचने की आइए 54 नंबर हो गया। 55 नंबर दैनिक जीवन के उदाहरणों से विज्ञान सिखाने का मुख्य लाभ क्या है? मुख्य लाभ क्या है? विज्ञान को अर्थपूर्ण और सदर्थपूर्ण बनाना। 56 नंबर। अनुभवनात्मक शिक्षण में रिफ्लेक्सेट का अर्थ क्या होता है? अनुभव पर विचार करके उससे सीख निकालना। संग्रहालय की यात्रा के बाद उससे उपयुक्त गतिविधि क्या होनी चाहिए? उपयुक्त गतिविधि क्या होनी चाहिए? देखी गई चीजों पर चर्चा और प्रश्न निर्माण। देखी गई चीजों पर चर्चा और प्रश्न निर्माण। स्थानीय संसाधन का उपयोग विज्ञान शिक्षण में क्यों महत्वपूर्ण है? स्थानीय संसाधनों का उपयोग विज्ञान शिक्षण में क्यों महत्वपूर्ण है? यह सीखने को संदर्भित और सुलभ बनाता है। यह सीखने को संदर्भित और सुलभ बनाता है। बाल केंद्रित विज्ञान शिक्षण में किसकी आवश्यकता हो सबसे अधिक? किसकी आवश्यकता सबसे अधिक है? बच्चों की सक्रिय भागीदारी। बच्चों की सक्रिय भागीदारी। लर्निंग बाय डूइंग लर्निंग बाय डूइंग का सबसे उपयुक्त परिणाम क्या है? अनुभव आधारित समझ और कौशल का विकास। चलिए 61 नंबर चलते हैं। बच्चे की अल्टरनेटिव कॉन्सेप्टिंग का अर्थ है बच्चों की अपनी आक आखमर अधूरी या भिन्न भिन्न धाराएं। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट की पहचान किससे सबसे अधिक होती किससे से भी अधिक होती है? ठीक है। बच्चों से उनके विचार और कारण पूछने से। बच्चों की वैकल्पिक अवधारणा उत्पन्न हो सकती है। बच्चों की वैकल्पिक अवधारणा उत्पन्न हो सकती है दैनिक अनुभवों और परिवेश से। ठीक है। दैनिक अनुभवों और परिवेश से। ठीक है। बच्चों की वैकल्पिक अवधारणा उत्पन्न हो सकती है दैनिक अनुभवों और परिवेश से। यह बच्चा मानता है कि भारी वस्तु हल्की वस्तु से पहले गिरता है। यह तो ठीक है। ठीक है। ठीक है। यदि बच्चा यदि बच्चा मानता है कि भारी वस्तु हल्की वस्तु के पहले गिरती है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए?
बच्चे की सोच को समझकर उपयुक्त गतिविधि करानी चाहिए, गतिविधि करानी चाहिए। मिसकोनस मिसकोन कौन कॉन्सेप्ट दूर करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है प्रमाण प्रमाण गतिविधि और चर्चा के माध्यम से समझ विकसित करना, समझ विकसित करना। ठीक है। सूर्य सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पौधे मिट्टी से भोजन लेते हैं। गर्मी ऊपर जाती है, ठंडा नीचे आती है। भारी वस्तु हल्की वस्तु से पहले गिरती है। धातु गर्मी को पैदा करती है। बच्चे बच्चे की गलत धारणाओं को जानना शिक्षक के लिए शिक्षण योजना बनाने में सहायक है। कॉन्स्टिट्यूपल कॉन्सेप्ट टूलर टूल अंडरस्टैंडिंग को जांचने के सबसे उपयुक्त प्रश्न है। इसकी परिभाषा लिखें। ठीक है। बच्चों की वैकल्पिक धारणा को वैज्ञानिक अवधारणा से जोड़ने के लिए शिक्षक को चाहिए। ठीक। वास्तविक जीवन के उदाहरण देना। चलिए 69 पे। यदि कोई बच्चा कहता है कि पौधे मिट्टी से अपना भोजन लेते हैं तो शिक्षक को प्रकाश संश्लेषण से संबंधित गतिविधि और चर्चा करानी चाहिए। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित गतिविधि और चर्चा करानी चाहिए। आइए 70 नंबर। बच्चों को वैकल्पिक अवधारणाओं को समझाना। बच्चों को वैकल्पिक अवधारणाओं को समझाना सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देख लीजिए 71 नंबर 71 बोल रहा है निम्न में से कौन सा प्रश्न हायर ऑर्डर थिंकिंग को बढ़ाता है। निम्न में से कौन सा प्रश्न हायर ऑर्डर थिंकिंग को बढ़ाता है। यदि वायु ना हो तो जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्यों। ठीक। चलिए 72 ओपन इंडेड क्वेश्चन की विशेषता है कई संभावित उत्तर और तर्क संभव होते हैं। कई संभावित उत्तर और तर्क संभव होते हैं। क्यों और कैसे वाले प्रश्न वैज्ञानिक सोच और तर्क विकसित करते हैं। वैज्ञानिक सोच और तर्क विकसित करते हैं। जब शिक्षक प्रश्न पूछे और बच्चे चुप रहे तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। बच्चों को सोचने और समय देना चाहिए। ठीक। चलिए वेट वेट टाइम का मुख्य उद्देश्य क्या है। वेट टाइम का मुख्य उद्देश्य क्या है। बच्चों को सोचने और उत्तर देने का समय देना। ठीक। चलिए देखिए चलिए आगे चलिए। ठीक है 75 76 में वैज्ञानिक सोच विकसित करने वाला प्रश्न है। वैज्ञानिक सोच विकसित करने वाला प्रश्न है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। चलिए विज्ञान कक्षा में चर्चा डिस्कशन का उद्देश्य है। विज्ञान कक्षा में चर्चा या डिस्कशन का उद्देश्य है विचारों का आदान प्रदान और समझ विकसित करना। यदि बच्चे का उत्तर गलत हो तो शिक्षक को कारण पूछकर समझ विकसित करनी चाहिए। हायर ऑर्डर थिंकिंग के लिए उपयुक्त प्रश्न है यदि ऐसा न न हो तो क्या होगा और क्यों। ठीक। चलिए 80 नंबर एक अच्छा प्रश्न किस प्रकार का होता है। एक अच्छा प्रश्न किस प्रकार का होता है।
ऐसा जो बच्चों को जिज्ञासा और सोच को आगे बढ़ाए। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन। विज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? विज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों में जिज्ञासा और समझ विकसित करना। कौन सा उदाहरण विज्ञान और दैनिक जीवन का सही संबंध दर्शाता है? कौन सा उदाहरण विज्ञान और दैनिक जीवन का सही संबंध दर्शाता है? गुरुत्वाकर्षण, गिरती वस्तु। गुरुत्वाकर्षण, गिरती वस्तु। दैनिक जीवन के अनुभवों के विज्ञान सीखने का लाभ क्या है? दैनिक जीवन के अनुभवों में विज्ञान सीखने का लाभ क्या है? सीखना, सार्थक, रोचक और अस्थायी होना। ठीक, चलिए। निम्न में से कौन सा रसोई घर का उदाहरण विज्ञान से संबंधित है? विज्ञान से संबंधित है। दाल पकाते समय प्रेशर कुकर का उपयोग। प्रेशर कुकर का उपयोग। विज्ञान। विज्ञान शिक्षक में स्थानीय परिवेश का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? बच्चे अपनी भाषा और अनुभव से जुड़ते हैं। ठीक है, देख लीजिए। नहाने के बाद गीले कपड़े सूखना, वाष्पीकरण। साइकिल चलाना, घर्षण और संतुलन। पौधे का बहरना, प्रकाश संश्लेषण। मोमबत्ती का जलना, दहन। पानी का उबालना, ऊष्मा और ताप। इंद्रधनुष बनना, प्रकाश का आवर्तन। चुंबक के पिन उठना, चुंबकत्व। 86 नंबर पे आते हैं हम। क्या बोल रहा है? कपड़े धूप में सुखाने की प्रक्रिया कौन सी वैज्ञानिक घटना पर आधारित है? वाष्पीकरण। क्या है? वाष्पीकरण। हमारे घरों में पानी को फिल्टर करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? निस्पंदन। निस्पंदन के कारण होता है फिल्टर। ठीक है। रात में आकाश में तारे दिखाई देना किस वैज्ञानिक कारण से है? रात में आकाश में तारे दिखाई देना किस वैज्ञानिक कारण से है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। मोबाइल फोन का उपयोग किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे। निम्न में से कौन सा कथन सही है? विज्ञान हमारे प्रत्येक कार्य और निर्णय में सहायक है। विज्ञान हमारे प्रत्येक कार्य और निर्णय में सहायक है। ठीक है, चलिए। कितना नंबर हुआ था? 80, 90, 91 नंबर। विज्ञान विज्ञान शिक्षण में भाषा की क्या भूमिका होती है? विज्ञान शिक्षण में भाषा की क्या भूमिका होती है? विचारों को व्यक्त करने और समझने। ठीक, चलिए, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। विज्ञान की भाषा किस प्रकार की होती है? स्पष्ट, सटीक और सरल। स्पष्ट, सटीक और सरल। स्पष्ट, सटीक और सरल। ठीक, चलिए। निम्न में से भाषा के कौन से रूप विज्ञान शिक्षण में उपयोगी होते हैं? मौखिक, लिखित, दृश्य और प्रतीकात्मक। कात्मक। आइए, चरण में वैज्ञानिक शब्दावली का उद्देश्य क्या है? वैज्ञानिक अवधारणाओं को सटीक रूप से व्यक्त करना। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? विज्ञान की भाषा दैनिक भाषा से जुड़ी होती है पर अधिक सटीक होती है। देखिए, ठीक है। चलो 96 नंबर आते हैं। क्या बोला क्वेश्चन? विज्ञान शिक्षण में मातृभाषा का क्या महत्व है? विज्ञान शिक्षण में मातृभाषा का क्या महत्व है? अवधारणाओं को समझने में सहायक। अवधारणाओं को समझने में सहायक। आइए 97 नंबर। जब शिक्षक किसी वैज्ञानिक अवधारणाओं को बच्चों की अपनी भाषा में समझाते हैं तो क्या होता है? बच्चे अवधारणाओं को गहराई से समझते हैं। आइए, विज्ञान शिक्षण की प्रतीकों, चिन्हों, आरेखों और ग्राफ का भाषा के रूप में उपयोग क्यों किया जाता है?
कम शब्दों में अधिक जानकारी देने के लिए। ठीक है, ये सब चीज़ें दिखा करके बताएगा, जल्दी से समझ जाएगा बच्चा। विज्ञान कक्षा में इफेक्टिव कॉम्युनिकेशन, इंग्लिश नहीं जानते भाई, सॉरी, के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? स्पष्ट, सरल और सटीक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। विज्ञान शिक्षण में भाषा का सबसे प्रमुख लाभ क्या है? भाषा का प्रमुख लाभ क्या है? उपयुक्त सभी है, उपयुक्त सभी है। चलिए 101 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन पे क्या असेसमेंट, असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति की जानकारी प्राप्त करना, विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति की जानकारी प्राप्त करना। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने की प्रक्रिया के दौरान सुधार के लिए जानकारी प्राप्त करना। समसेटिव असेसमेंट का प्रयोग कब किया जाता है? कब किया जाता है? शिक्षण के अंत में, शिक्षण के अंत में किया जाता है। असेसमेंट में निम्न में से कौन सा एक विश्वसनीयता रिलेटिव मतलब बढ़ाता है? स्पष्ट निर्देश देना और समान मानदंड रखना, समान मानदंड रखना। असेसमेंट की वैधता किससे संबंधित है? असेसमेंट की वैधता किससे संबंधित है? परीक्षा के उपकरण की उपयुक्तता, परीक्षा के उपकरण की उपयुक्तता। देख लीजिए, ठीक है। आइए 106 नंबर पे, किस प्रकार का असेसमेंट सीखने की कमजोरियों की पहचान करने में मदद करता है? डायग्नोस्टिक्स असेसमेंट। आइए 107 नंबर, डायग्नोसिस असेसमेंट का सही उपयोग क्या है? डायग्नोस्टिक्स असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने की कठिनाइयों का पता लगाना, सीखने की कठिनाइयों का पता लगाना। रूबिक रूबिक्स रूबिक का प्रयोग किस प्रकार असेसमेंट में किया जाता है? मौखिक, लिखित लिखित और व्यवहारिक सभी में, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट का लाभ क्या है? सेल्फ असेसमेंट का लाभ क्या है? विद्यार्थियों को अपनी प्रगति का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है, विद्यार्थियों को अपनी प्रगति का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है। असेसमेंट के माध्यम से शिक्षक को क्या जानकारी मिलती है? असेसमेंट के माध्यम से शिक्षक को क्या जानकारी मिलती है? सभी सही है, ये सभी जानकारी मिलती है विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि, ठीक है। चल देख लीजिए वर्ड मीनिंग क्या है। 110 नंबर क्वेश्चन, 111 नंबर क्वेश्चन। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता? डायग्नोसिस असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों की प्रारंभिक प्रारंभिक स्थिति और कठिनाइयों की पहचान करना। आज 112 पे, डायग्नोस्टिक असेसमेंट कब किया जाता है? शिक्षक शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले, शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले। डायग्नोसिस असेसमेंट से क्या पता चलता है? डायग्नोसिस असेसमेंट से क्या पता चलता है? विद्यार्थियों की पूर्व जानकारी और गलत धारणाएं। कौन सी विधि डायग्नोसिस असेसमेंट के लिए उपयुक्त है? उपयुक्त है टेस्ट, इंटरव्यू, अवलोकन और चर्चा। टेस्ट, इंटरव्यू, अवलोकन और चर्चा। डायग्नोसिस असेसमेंट का परिणाम शिक्षण में कैसे सहायता होता है? डायग्नोसिस असेसमेंट का परिणाम शिक्षण में कैसे सहायक होता है? शिक्षण की योजना और रणनीति बनाने में, शिक्षण की योजना और रणनीति बनाने में। आइए 116 नंबर पे,
यदि डायग्नोसिस असेसमेंट को पता चलता है कि छात्रों की पूर्व जानकारी बहुत कम है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पुनः पुनः शिक्षण शिक्षण की योजना करना चाहिए। पुनः शिक्षण की योजना बनाना। निम्न में से कौन डायग्नोसिस असेसमेंट का उदाहरण है? प्री टेस्ट पूर्व परीक्षण। प्री टेस्ट पूर्व परीक्षण। डायग्नोसिस असेसमेंट के आधार पर शिक्षण शिक्षण को किस किस रूप में बदला जाता है? डायग्नोसिस असेसमेंट के आधार पर शिक्षण को किस रूप में बदला जाता है? छात्रों को आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित अनुकूलित आइए, डायग्नोसिस असेसमेंट से निम्न में से क्या क्या नहीं नहीं पता चलता है? क्या नहीं पता चलता है? वार्षिक ग्रेड। डायग्नोसिस असेसमेंट का संबंध किससे है? रिमाइंडल टीचिंग रिमेंडल टीचिंग रिमेडायल टीचिंग। चलिए 120 हो गया। आइए 121 नंबर का क्या है? रिमाइंडल टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? कमजोर विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। रिमाइंडल टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? कमजोर विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। रिमाइंडल टीचिंग की आवश्यकता क्यों होती है? रिमाइंडल टीचिंग की आवश्यकता क्यों होती है? उपयुक्त सभी कारणों से। क्या होती है? उपयुक्त सभी कारणों से। रिमाइंडल टीचिंग किन विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है? रिमाइंडल टीचिंग किन विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है? केवल कमजोर विद्यार्थियों के लिए। केवल कमजोर विद्यार्थियों के लिए। रिमाइंडल टीचिंग शुरू करने से पहले पहले शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करना चाहिए। कठिनाइयों की पहचान करनी चाहिए। रिमाइंडल टीचिंग में कौन सा कदम सबसे पहला होता है? कौन सा कदम सबसे पहला होता है? समस्या की पहचान। क्या होता है? समस्या की पहचान। आइए 126 नंबर पे। रिमाइंडल टीचिंग में छोटे छोटे समूह बनाने का उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत ध्यान देना। व्यक्तिगत ध्यान देना। व्यक्तिगत ध्यान देना। रिमाइंडल टीचिंग में पुनः अध्यापन। रीटीचिंग का क्या अर्थ होता है? कठिन भागों को फिर से सरल तरीके से पढ़ाना। कठिन भागों को फिर से सरल तरीके से पढ़ाना। री रीमे रीमेडायल रीमेडायल टीचिंग में उपयोग की जाने वाली सामग्री कैसी होनी चाहिए? सरल, रोचक और उदाहरण सहित। रिमाइंडल टीचिंग की प्रभावशीलता कैसी कैसे जांची जाती है? कैसे जांची जाती है? पुनः मूल्यांकन द्वारा। पुनः मूल्यांकन द्वारा। रिमाइंडल टीचिंग कब तक चलानी चाहिए? रिमाइंडल टीचिंग कब तक चलानी चाहिए? जब तक विद्यार्थी सीखने के स्तर पर ना पहुंच जाए। जब तक विद्यार्थी सीखने के स्तर पर ना पहुंच जाए। आइए 131 नंबर का देख लीजिए। विज्ञान शिक्षण की विधि का चयन किस पर निर्भर करता है? विज्ञान शिक्षण की विधि का चयन किस पर निर्भर करता है? अधिगम, उद्देश्य, विषय वस्तु, विद्यार्थियों और उपलब्ध संसाधनों पर। डिमोन्स्ट्रेटिव मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिद्धांतों का व्यवहार रूप में दिखाना। सिद्धांतों को व्यवहार। इंग्लिश भाई नहीं जानते हैं, कमजोर है बहुत, इंग्लिश गलती होगा माफी कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। लेक्चर मेथड की विशेषता क्या? लेक्चर मेथड की विशेषता क्या है? इनमें शिक्षक का वर्चस्व अधिक होता है। इसमें शिक्षक का वर्चस्व अधिक होता है। इंट्रोडक्ट इंडू इंडक्टिव मेथड क्या होता है? विशेष उदाहरणों में सामान्य नियम को की और जाना। डिकोडिंग मेथड में क्या होता है?
समान सिद्धांतों से विशेष उदाहरण की ओर जाना, समान सिद्धांतों से विशेष उदाहरण की ओर जाना। इंक्वायरी मेथड, इंक्वायरी मेथड में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों की खोज करने के लिए प्रेरित करना। आइए 37 नंबर। प्रोजेक्ट मेथड की विशेषता क्या है? प्रोजेक्ट मेथड की विशेषता क्या है? यह छात्र केंद्रित एवं समस्या समाधान आधारित होती है। ह्यूरिस्टिक क्या है? ह्यूरिस्टिक मेथड किस प्रकार है? दंड नहीं, ये खोज द्वारा सीखना, खोज द्वारा सीखना। लेबोरेटरी, लेबोरेटरी मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी सिद्धांत की सत्यता को प्रयोग द्वारा जांचना, किसी सिद्धांत की सत्यता को प्रयोग द्वारा जांचना। डिस्कशन मेथड में किसकी भागीदारी अधिक होती है? सभी विद्यार्थियों की, सभी विद्यार्थियों की। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड किस पर आधारित होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड किस पर आधारित होता है? समस्या पहचानने और समाधान निकालने पर। माइक्रो टीचिंग किस किस विधि से संबंधित है? शिक्षण कौशलों के अभ्यास और सुधार से। आइए 143 पे देख लीजिए क्या क्या है। TLM टीचिंग लर्निंग मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने को सरल, स्पष्ट और रोचक बनाना। निम्न में से कौन TLM का उदाहरण नहीं है? TLM का उदाहरण नहीं है पाठ्यपुस्तक। क्या है? पाठ्यपुस्तक। TLM का चयन करते समय किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? अधिगम उद्देश्यों की अनुरूपता, अधिगम उद्देश्यों की अनुरूपता। स्थानीय सामग्री से बने TLM का क्या लाभ है? क्या लाभ है? आसानी से उपलब्ध और कम लागत वाले होते हैं। ICT का अर्थ क्या है? ICT का अर्थ क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। निम्न में से कौन ICT उपकरण नहीं है? ब्लैक बोर्ड ICT उपकरण नहीं है। आइए 149 पे। ICT का उपयोग शिक्षण कैसे सहायक है? उपयोग सभी छात्रों को ध्यान को आकर्षित करना, जटिल अवधारणाओं को सरल करना, दृश्य श्रव्य माध्यम से बेहतर समझ प्रदान करना। ऑडियो विजुअल सामग्री का उदाहरण क्या है? शैक्षिक वीडियो। स्मार्ट क्लास का मुख्य लाभ क्या है? स्मार्ट क्लास का मुख्य लाभ क्या है? इंटरेक्टिव और बहुमाध्यमिक शिक्षण। ई सामग्री का क्या लाभ क्या है? कभी भी कहीं भी प्रयोग की जा सकती है। ICT प्रभावी प्रयोग के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तकनीक और शिक्षक उद्देश्यों को संतुलन बनाना। आइए 154 देख लीजिए। आइए 154 पे। समावेशी साइंस क्लासरूम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी छात्रों को समान अवसर और सहयोग देना। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत किस पर आधारित है? समानता और न्याय। समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सभी की आवश्यकताओं को समझना और समर्थन देना। समावेशी साइंस क्लासरूम में किन छात्रों की विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है? दिव्यांग, कमजोर, भाषाई, सामाजिक, आर्थिक रूप से कमजोर और अलग पृष्ठभूमि वाले सभी छात्रों को। निम्न में से कौन समावेशी साइंस क्लासरूम की विशेषता है? विविधता का सम्मान। समावेशी साइंस क्लासरूम में गतिविधियों कैसी होनी चाहिए? सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने वाली। समावेशी कक्षा में भाषा के उपयोग के लिए क्या महत्वपूर्ण है?
सरल स्पष्ट और बहुभाषाई दृष्टिकोण। सरल 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 स्पष्ट और बहुभाषाई दृष्टिकोण। ठीक है, चलिए आइए 161 नंबर पे। ठीक है, दिव्यांग छात्रों क्या बोल रहा है? दिव्यांग छात्रों के लिए समावेशी में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सुविधाएं प्रदान करना। ठीक है, चलिए। सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? क्या उन्हें उन्हें अतिरिक्त संसाधन और सहयोग देना चाहिए। उन्हें अतिरिक्त संसाधन और अतिरिक्त सहयोग देना चाहिए। समावेशी साइंस क्लासरूम में सहयोगात्मक अधिगम का क्या लाभ है? पारंपरिक सीखना और सम्मान बढ़ता है। समावेशी कक्षा समावेशी कक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? विविध और लचीला। समावेशी क्लासरूम में शिक्षक को किन मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए? सम्मान, सहयोग और समानता। समावेशी साइंस क्लासरूम के लिए आईसीटी का उपयोग कैसे सहायक है? विविध शिक्षण संस्थाओं, इंटरनेट सामग्री और पहुंच बढ़ाने के लिए। समावेशी साइंस क्लासरूम बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सकारात्मक दृष्टिकोण और संवेदनशीलता। जेंडर और साइंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? जेंडर और साइंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी विद्यार्थियों को समान अवसर और सम्मान सम्मान देना। लैंगिक समानता का अर्थ क्या है? लैंगिक समानता का अर्थ क्या है? लड़कों और लड़कियों को समान अवसर देना। साइंस शिक्षा में लैंगिक पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है? लड़कियों को विज्ञान में कम सक्षम मानना। निम्न में से कौन सा व्यवहार लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है? लड़कियों प्रयोग में भाग ना ले। लड़कियों प्रयोग में भाग ना ले। जेंडर संवेदनशील शिक्षक क्या करता है या क्या क्या करती है? सभी छात्रों को समान अवसर देता है। साइंस में लड़कियां की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या आवश्यकता है? प्रेरणा, मार्गदर्शन और समान अवसर देना। निम्न में से कौन सा कथन सही है? विज्ञान की लड़कियां समान रूप से सक्षम है। साइंस के क्षेत्र में निम्न में से किसने महिलाओं के लिए प्रेरणा प्रदान की? डॉक्टर टेसी थॉमस। लैंगिक समानता का लाभ क्या है? लैंगिक समानता का लाभ क्या है? सभी का सर्वांगीण विकास और प्रगति। साइंस क्लासरूम में जेंडर समानता के लिए क्या 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 किया जा सकता है? लड़कियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना। निम्न में से कौन सा कदम लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ने में सहायक है? विविध महिला वैज्ञानिकों के उदाहरण देना। जेंडर और साइंस के संदर्भ में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? निष्पक्ष, समान और पूर्वाग्रह मुक्त। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? लड़कियों को विज्ञान में कम रुचि होती है। साइंस शिक्षा में जेंडर समानता को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? लैंगिक संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाना। क्राटिकल थिंकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तथ्यों का विश्लेषण कर तर्कसंगत निष्कर्ष निकालना। साइंटिफिक रीजनिंग का क्या अर्थ है? उपलब्ध सूचनाओं प्रमाणों के आधार पर तार्किक निष्कर्ष निकालना। निम्न में से कौन सा क्राटिकल थिंकिंग का प्रमुख कौशल है? विश्लेषण करना। विज्ञान दृष्टिकोण की विशेषता क्या है? जिज्ञासा, ईमानदारी और खुले मन से विचार करना।
जब कोई छात्र किसी घटना के कारण जानने के लिए प्रश्न पूछता है तो यह किसका उदाहरण है? जिज्ञासा। क्या है? जिज्ञासा। परिकल्पना क्या है? परिकल्पना क्या है? किसी घटना के लिए अस्थायी स्पष्टीकरण जिसे जांचने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या है? अवलोकन करना। क्या? अवलोकन करना। निम्न में से कौन सा कथन वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? बिना जांच के निष्कर्ष निकालना। यदि प्रयोग का परिणाम परिकल्पना के विपरीत आता है तो वैज्ञानिक क्या करता है? परिकल्पना में सुधार करता है। क्राइटिकल थिंकिंग विद्यार्थियों को किन कार्यों में सहायता करती है? समस्या समाधान और निर्णय लेने में। किसी दावे की सत्यता परखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? प्रमाण साक्ष्य। क्या है? प्रमाण साक्ष्य। निम्न में से कौन सा कथन वैज्ञानिक निष्कर्ष है? पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। डेटा क्या है? डेटा क्या है? प्रयोग से प्राप्त कच्ची सूचनाएं। क्रिटिकल थिंकिंग विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछने और चर्चा के अवसर देना। ओपन बुक असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? समझ, विश्लेषण और अनुप्रयोग क्षमता परखना। ओपन बुक असेसमेंट में छात्रों को क्या क्या अनुमति होती है? पुस्तक नोट्स और संसाधन देखने की। ओपन बुक असेसमेंट किस प्रकार की सोच को बढ़ावा देता है? आलोचनात्मक और उच्च स्तरीय सोच। निम्न में से ओपन बुक असेसमेंट का एक लाभ नहीं है केवल याददाश्त पर निर्भर करना। ओपन बुक असेसमेंट का उपयोग किन कक्षाओं में अधिक उपयोगी है? उच्च कक्षाओं और उच्च शिक्षा में। वैकल्पिक मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? अब अधिगम का आकलन विभिन्न वैकल्पिक तरीकों से करना। वैकल्पिक मूल्यांकन के अंतर्गत निम्न में से क्या क्या आता है? प्रक्षेपण, परियोजना, पोर्टफोलियो, प्रस्तुतिकरण आदि।